नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे संयुक्त वर्ण की। पहली क्लास में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं और पहली क्लास में परिभाषा में आपको बताया दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण, तो व्यंजनों के मेल से बने, अब ये किन किन के योग से मिलकर बने हुए हैं पहली क्लास में मैंने चर्चा की। इसकी हम बात करें तो इन दोनों के योग से मिलकर बना। इसकी हम चर्चा करें तो इन दोनों के योग से मिलकर बना है। इसकी हम चर्चा करें तो इन दोनों के योग से मिलकर बना, और इसकी हम चर्चा करें तो इन दोनों के योग से मिलकर ये बने हुए हैं। पहली क्लास में हमने ऐसी चर्चा की थी। ठीक है, ये दो व्यंजन है और व्यंजन को जब हम व्यक्त करते हैं तो हलंत से प्रदर्शित किया जाता है, हलंत लगाया जाता है। बिना हलंत के हम लिख नहीं सकते और बिना स्वर के बोल नहीं सकते। ठीक है, तो दोनों में हलंत रहेगा क्योंकि ये हलंत हैं। और परिभाषा भी यही कहती है कि दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। हमारी जो बाल पोथी है, हमारी बाल पोथी में सबसे अंत में ये लिखे जाते हैं क्षेत्रज्ञ। हमने एक शब्द सुना था शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश। उस हिंदी शब्दकोश में इनका स्थान कहाँ है ये भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। ध्यान दो, जो हमारी डिक्शनरी अंग्रेजी में, तो हिंदी में जो हमारा शब्दकोश है उस शब्दकोश में इनका स्थान। ध्यान देना, जिन दो के योग से मिलकर ये बने हुए होते हैं उनमें जो प्रथम वर्ण है उसके तुरंत बाद हिंदी शब्दकोश में इनका स्थान होता है। मैं इसकी बात करूं, इन दोनों के एक से मिलकर बना है, प्रथम वर्ण क्या है? क। तो शब्दकोश में कहाँ आएगा? क के बाद। लेकिन क के बाद हमने क्या पढ़ा? ख। तो ख से पहले। हिंदी शब्दकोश में इसका स्थान इन दोनों के मध्य में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। अब हम शब्दकोश उठाकर देखते हैं, हमको क के उदाहरण मिलेंगे 100, 200, 1000, 2000 कितने नहीं पता। लेकिन जैसे ही क खत्म होगा तब हमको ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। फिर इसके उदाहरण होंगे 100, 200, 500, और जैसे ही ये खत्म होगा तब ये आएगा। यानी हिंदी शब्दकोश में इसका स्थान इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में होता है। तो जिन दो के योग से मिलकर ये बने हैं उनमें जो प्रथम वर्ण है उसके तुरंत बाद शब्दकोश में इनका स्थान होता है। मैं इसकी बात करूं, प्रथम वर्ण क्या है? तय। तो तय के बाद, लेकिन तय के बाद हमने क्या पढ़ा था? थ। तो थ से पहले। इसकी बात करें, प्रथम वर्ण क्या है? जय। तो जय के बाद, लेकिन जय के बाद हमने क्या पढ़ा? झ। तो झ से पहले। इसकी हम बात करें, प्रथम वर्ण क्या है? श। श के बाद, लेकिन इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? षटकोण वाला श। तो इससे पहले। हिंदी शब्दकोश में इनका स्थान इनके मध्य में, इनके बीच में हुआ करता है। अब हमारे काम की चीज क्या है? ये हमको ये याद रखने हैं कि किन किन के योग से मिलकर बने हुए हैं। आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तब एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये हमारे सामने आए तो इन दोनों के स्थान पर मैं तुरंत ये लिख सकता हूं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारे सामने ये आया तो इसके स्थान पर मैं इनके टुकड़े कर सकता हूं, लिख सकता हूं। इसलिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि किन किन के योग से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे था हमारा अयोग वाह वर्ण। अयोग, एक अर्थ होता है अभाव, रहित। अयोग, जिनका योग न होने पर भी वह साथ साथ बहते रहते हैं। यानी वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। दो होते हैं, न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, दो हैं। इसको तो हम बोलते हैं अनुस्वार और इसको हम बोलते हैं विसर्ग। याद रखना, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। आगे ही हमारे काम आएंगे संधि जब हम पढ़ेंगे। अभी हम जिस शब्दकोश की चर्चा कर रहे थे उस हिंदी शब्दकोश की शुरुआत यहां से होती है।
हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण अनुस्वार होता है, उसके बाद चंद्र बिंदु आता है, उसके बाद विसर्ग आता है और उसके बाद ए अनार आता है, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो हमारा शब्दकोश अनुस्वार से शुरू होता है। प्रत्येक वर्ण के साथ यही चलता है, पहले अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु, फिर विसर्ग और फिर। ठीक है, तो हमारे शब्दकोश की शुरुआत होती है यहां से। ठीक, इसके बाद उत्क्षिप्त वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। दो होते हैं, डे और डे, और दोनों के नीचे बिंदी होती है, और बिंदी है तो उत्क्षिप्त है और बिंदी नहीं है तो उत्क्षिप्त नहीं है। पहली क्लास में हमने इनकी चर्चा की थी। लिखने के नियम मैंने आपको बताए थे कि कहाँ इनके नीचे बिंदी आती है और कहाँ इनके नीचे बिंदी नहीं आती। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान देना। यदि शब्द की शुरुआत इनसे होती है, डे और ढे से होती है, तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। पहला नियम हमसे कहता है, यदि शब्द की शुरुआत इनसे यानी डे और ढे से होती है, तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते, ये हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं जो टे वर्ग में आते हैं, टे ठे डे ढे। उनके नीचे बिंदी नहीं होती, इनके नीचे बिंदी होती है, दोनों में अंतर है। तो पहला नियम कहता है, यदि शब्द की शुरुआत में डे और ढे आ गए तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। दूसरा नियम हमसे कहता है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले डे और ढे से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। पूरे शब्द में इनसे पहले डे और ढे से पहले कोई भी आधा वर्ण आया तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। ध्यान दो, पंडित डे से पहले आधा वर्ण है, अड्डा डे से पहले आधा वर्ण, बुढ़ा, खंड, घमंड। तो इनमें क्या है, देखो, इससे पहले आधा वर्ण, 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 इसलिए इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। दो नियम, शब्द की शुरुआत इनसे होती है, इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती। इन दो नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है। ये दो नियम बचने चाहिए, मतलब शब्द की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आना चाहिए, फिर इनके नीचे बिंदी आती है। अब आप देखो, ना तो शब्द की शुरुआत इनसे हुई है और ना इनसे पहले कोई आधा वर्ण है, इसलिए इनके नीचे बिंदी है, मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण है। और उत्क्षिप्त वर्ण वे ही होते हैं जिनके नीचे बिंदी आती है, नहीं तो नहीं आती। जब आप निबंध लिख रहे होंगे, जब आप पल्लवन लिख रहे होंगे, तब आपके ये नियम काम आएंगे कि कहाँ तो हमको इनके नीचे बिंदी लगानी है और कहाँ इनके नीचे बिंदी नहीं लगानी है। याद रखना, नियम हमेशा मूल शब्द में ही जाकर लगते हैं और एक ही बार लगते हैं। ठीक है, मूल शब्द में नियम लगने के बाद आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई संशोधन नहीं कर सकते। इनकी चर्चा हम पहली क्लास में कर चुके हैं। मैंने आपको बताया देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या 52, और हम 52 वर्णों की चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे स्वर, कितने 11, फिर पढ़े थे व्यंजन, कितने 33, दोनों मिलाकर 44, फिर हमने पढ़े थे संयुक्त वर्ण, कितने 4, तीनों मिलाकर 48, फिर हमने पढ़े थे अयोगवा वर्ण, कितने 2, चारों मिलाकर 50, फिर हमने पढ़े थे उत्क्षिप्त वर्ण, कितने 2, और सब मिलाकर 52। और देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है 52। और इन 52 वर्णों में एक वर्ण ऐसा भी है
जो हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है, और उससे संबंधित एक उदाहरण अधिकांशतः एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। यदि मैं उदाहरण विशेष की बात करूं तो ध्यान देना, उस वर्ण की चर्चा रस्सी सबसे ज्यादा परेशान करती है। हमें तो नहीं करती, सब आपको करती होगी, सबको करती होगी। इससे संबंधित एक उदाहरण अधिकांशतः एग्जाम हॉल में पाया ही जाता है। अगर मैं उदाहरण विशेष की ही बात करूं तो वह उदाहरण हमारे सामने होता है 100, 200, 1000, 500 बार अब तक ये उदाहरण पूछा जा चुका है। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द। अब हमारे सामने मैंने आपको बताया शब्द शुद्धि के प्रश्न दो तरह से आते हैं। एक तो वह अशुद्ध लिख कर देता है और शुद्ध लिखवाता है। दूसरा शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखता है और कहता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी जो शुद्ध है वो लिख दो, जो अशुद्ध है वो मत लिखो। तो ये दोनों हमको लिख कर दे दिए। अब हमारे समझ में नहीं आता सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि आधारय कहाँ लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। आधारय हम कहाँ लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। यदि नियम ही समझ में आ जाता है तो फिर कोई सा भी उदाहरण आए हम कभी गलत नहीं होते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे आधारय कहाँ और क्यों लिखते हैं। ध्यान देना। बोर्ड पर मैंने 4 शब्द लिखे, राम, कर्म, प्रकाश, राष्ट्र। 4 शब्द हैं, राम, कर्म, प्रकाश, राष्ट्र। राम में रहे, कर्म में रहे, प्रकाश में रहे और राष्ट्र में रहे। रह लिखने के यही 4 तरीके हैं। इन 4 के अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है जिससे हम रह लिख सकते हैं। रह लिखने के मात्र यही 4 तरीके होते हैं, इनके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है। मन में जो उथल पुथल चल रही है पहले वो दूर कर देता हूं। ये री होता है, री, और इसकी ये मात्रा है, इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। हम सब में उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है और हम इसे रे उच्चारित करते हैं और पृथ्वी बोलते हैं, जबकि पृथ्वी नहीं, पृथ्वी, री, पृथ्वी। री होता है, रे नहीं होता। हम में उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है, इसलिए हम इस री को क्या बोलते हैं, रे, पृथ्वी, और अशुद्ध हो जाता है और इसे हम रे मान बैठते हैं। वास्तविक स्थिति में रे नहीं होता, री होता है। री की यह मात्रा है, ऊपर इनकी चर्चा की जा चुकी है। तो ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी है। ठीक है, तो रे लिखने के यही 4 तरीके बचे। इन 4 के अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है जिससे हम रे लिख सके। ठीक, तो राम में रहे, कर्म में रहे, प्रकाश में रहे, राष्ट्र में रहे। सर्वाधिक तरीके से यदि किसी वर्ण को लिखा जा सकता है तो वो रे। रे के अलावा अन्य किसी भी वर्ण को आप 4 तरह से नहीं लिख सकते। तो राम में रहे, कर्म में रहे, प्रकाश में रहे और राष्ट्र में रहे। इन 4 में यही एकमात्र ऐसा है जो आधा है, बाकी के सब पूरे होते हैं। राम में रह पूरा है, प्रकाश में रह पूरा है, राष्ट्र में रह पूरा है। सब राम की बात करते हैं तो समझ में आता है, प्रकाश की और राष्ट्र की बात करते हैं तो अटपटा सा लगता है। आज इसे ही हम सटपटा करेंगे। ध्यान देना, राम में रह पूरा है, किसी के मन में कोई शंका है? नहीं। प्रकाश की बात करें, ध्यान देना बोर्ड पर। एक ही नाम को मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। ध्यान देना, मैंने बोर्ड पर एक शब्द लिखा है प्रकाश, जो लिखा है वो शुद्ध है। फिर मैंने उसकी लिखी स्पेलिंग, स्पेलिंग जो लिखी है वो सही है। ध्यान देना बोर्ड पर। यदि बोर्ड पर है ना, यदि पे पूरा होता तो पी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब रे पूरा है, पे आधा है। दोबारा, ये पे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, यदि ये पूरा होता तो पी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब रे पूरा है, पे आधा है। आया समझ में? आया तो सही, पर सब संतुष्टि नहीं हुई। एक उदाहरण से कैसे मान लें साहब ऐसा ही होता है। एक हमारे नेताजी हैं,
अभिनेता। एक नाम अपना भी लिखूंगा साहब, नहीं तो आप भूल जाएंगे हिंदी किसने पढ़ाई थी, क्योंकि भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दो नाम लिखे मैंने बोर्ड पर, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। धर्मेंद्र, नवीन, दो नाम बोर्ड पर, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी लिखे, ध्यान देना बोर्ड पर। ये जो न है इसके लिए दो वर्ण है, ये जो न है इसके लिए दो वर्ण है या नहीं? ये जो न है इससे क्या दुश्मनी है जो इसके लिए एक ही वर्ण है? जबकि दोनों न एक जैसे हैं, दोनों में कोई आधा नहीं है, किसी में कोई मात्रा नहीं है, फिर हम एक के लिए तो दो वर्ण लिख रहे हैं और एक के लिए एक क्यों? क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्यों एक को आरक्षण दे दिया और एक को छोड़ दिया, जबकि दोनों की दोनों न एक जैसे हैं, दोनों में कोई आधा नहीं है, किसी में कोई मात्रा नहीं है। दोनों में कोई आधा है क्या? नहीं है। कोई मात्रा है क्या? नहीं। फिर एक के लिए दो वर्ण लिखे और एक के लिए एक क्यों? ध्यान देना, यदि कोई शब्द अकारांत है, अकारांत मतलब जिसके अंत में ए है, मतलब जिसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं है। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है और अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखना, एग्जाम हॉल तक। एक स्वर ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती और वह ए होता है। तो यदि कोई शब्द अकारांत है, यानी जिसके अंत में कोई मात्रा नहीं है, अंग्रेजी में लिखते समय अधिकांशतः व्यंजन वर्ण पर ही खत्म होता है। अकारांत शब्द है, अंत में कोई मात्रा नहीं है, अंग्रेजी में लिखते समय अधिकांशतः व्यंजन वर्ण पर ही खत्म होता है। आप सबके नाम, यदि आपके नाम के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो वह अंग्रेजी में व्यंजन वर्ण पर ही खत्म हो रहा है। तो सर ये भी अकारांत है, इसके अंत में भी कोई मात्रा नहीं है, फिर यहां अंत में स्वर क्यों आया? ये भी तो अकारांत है। इसके अंत में भी कोई मात्रा नहीं, फिर यहां अंत में स्वर क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ यह प्रदर्शित करने के लिए, यह बताने के लिए कि दे आधा है, रे पूरा है, ए लिखा जाता है। ये दे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है ये आधा है, और रे जो आधा दिखाई दे रहा है ये पूरा है, इसलिए ए लिखा हुआ है। और दोनों की दोनों रे एक जैसे हैं और दोनों ही पूरे होते हैं। तो ये भी पूरा है और ये भी पूरा है। यही स्थिति हमारे राष्ट्र की होती है। यदि टे पूरा होता तो टी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब रे पूरा है, टे आधा है। दोबारा, ये टे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, यदि ये पूरा होता तो टी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब रे पूरा है, टे आधा है। ध्यान दो, रे लिखने के दो तरीके, दो डंडे, एक और एक। सिरो रेखा तो सबके ऊपर होती है, ये रे हो गया। तो रे में दो ही डंडे काम आते हैं, एक तो आपका ये और एक आपका ये, दो, एक आपका ये और एक आपका ये, ठीक है, दो। तो रे लिखने की ये, ठीक है। तो ये भी रे पूरा है, ये भी रे पूरा है। आया समझ में? दोबारा शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहले कर्म की चर्चा करते हैं, इस शब्द को खोलते हैं। मैंने इस शब्द को खोला है, के में रे आधा है और मैं ए, इनको खोल दिया। इन पांच वर्णों के योग से मिलकर इस शब्द का निर्माण हुआ है। इन पांच वर्णों के योग से मिलकर इस शब्द का निर्माण हुआ है। अब ये पांच वर्ण नहीं है, एक ही परिवार के पांच सदस्य हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। 21 किलोमीटर पैदल चलना है, ये परिक्रमा लगा रहे हैं। ये दोनों आगे निकल गए, ये थक गया। अब इसकी नजर इस पर पड़ी, इसको लगा ये थक गया, तो इसने क्या किया? उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और कुछ नहीं किया। अब लिखने का नियम क्या है? जिसके लिए खिचड़ी पकाई जा रही है, अब काम की बात ध्यान देना, बोर्ड पर यही काम आएगा। ध्यान दो, बोर्ड पर है ना,
यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। दोबारा, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जिस व्यंजन वर्ण से पहले आप रे का उच्चारण करते हैं, जिस व्यंजन वर्ण से पहले आप रे को बोलते हैं, रे को उसी के सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है। कैसे? हम बोलते हैं कर्म, कर्म मैं से पहले बोल रहे हैं, मैं के सिर पर। हम बोलते हैं वर्ण, अणे से पहले बोल रहे हैं, अणे के सिर पर। हम बोलते हैं दर्शक, श से पहले बोल रहे हैं, श के सिर पर। हम बोलते हैं स्वर्ग, ग से पहले बोल रहे हैं, स्वर्ग, ग के सिर पर। हम बोलते हैं अर्थात, ठ से पहले बोल रहे हैं, ठ के सिर पर। हम बोलते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, जैसे पहले बोल रहे हैं, जय के सिर पर। हम बोलते हैं पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, दो बार बोल रहे हैं, दो बार, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, न से पहले न के सिर पर, मैं से पहले मैं के सिर पर, पुनर्निर्माण, तो न से पहले न के सिर पर, मैं से पहले मैं के सिर पर। हम बोलते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, वैसे पहले वह के सिर पर। जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बिठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस व्यंजन वर्ण से पहले आप रे का उच्चारण करते हैं, जिस व्यंजन वर्ण से पहले आप रे को बोलते हैं, उसी के ऊपर बिठाओ, शब्द अपने आप शुद्ध होगा। ठीक है, ये उदाहरण और ये उदाहरण 100-200 बार अब तक पूछे जा चुके हैं खूब। और जब हम निबंध लिख रहे होते हैं, जब हम पल्लवन कर रहे होते हैं, जब हम पत्र लिख रहे होते हैं, तो इस रे संबंधी खूब उदाहरण हमारे सामने आते हैं, उनको हम लिखते हैं और लिखने में गलती कर जाते हैं, अशुद्धि कर जाते हैं, और वह हमारा गोला बन जाता है, अशुद्ध हो जाता है, अंक कट जाते हैं। सब कुछ सही लिखने के बावजूद भी वर्तनी संबंधी जब अशुद्धि हमारी आ जाती है, यानी शब्द को हम शुद्ध नहीं लिख पाते, तो हिंदी में अंक कट जाया करते हैं। ठीक है, प्रकाश की बात करते हैं। पे याद है, रे पूरा है तभी रे के बाद आया है, क में आ की मात्रा और स में सब अलग अलग की। ठीक है, मैंने शब्द को खोल दिया, स्पेलिंग लिखी है मैंने हिंदी में, शब्द की स्पेलिंग लिखी है मैंने हिंदी में, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, कि किन वर्णों के योग से मिलकर शब्द का निर्माण हुआ है, यानी प्रकाश शब्द का निर्माण इन शब्दों वर्णों के योग से हुआ, ये मैंने अलग अलग लिखे। अब लिखने का नियम क्या है, ध्यान देना, बोर्ड पर है ना। यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है, रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है, तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में यानी बीच में लिखा जाता है। दोबारा, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है, तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में यानी बीच में लिखा जाता है। दोनों नियम एक साथ बोलो, रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर। रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर लिखा जाता है। एक भी उदाहरण, एक भी शब्द ऐसा नहीं होता है जिसमें रे से पहले और रे के बाद दोनों स्थानों पर व्यंजन आता हो। किसी एक स्थान पर निश्चित रूप से स्वर देखने को मिलता है। अब देखो, रे से पहले स्वर,
रे के बाद स्वर, रे से पहले स्वर, रे के बाद स्वर। एक भी उदाहरण, एक भी शब्द ऐसा नहीं होता है जिसमें रे से पहले और रे के बाद दोनों स्थानों पर व्यंजन हो। किसी एक स्थान पर निश्चित रूप से आपको स्वर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये समझें। तो अब टे वर्ग जो है हमारा, टे ठे डे ढे, टे वर्ग जो है टे ठे डे ढे इन 4 वर्णों में। ठीक है, टे ठे डे ढे। तो टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे ही लिखा जाता है। टे वर्ग में हमेशा रे को वर्ण के नीचे ही लिखते हैं। अब हम शब्द लिखते हैं ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, सड्राग, सड्रस, सब में नीचे आएगा। 3 नियम मैंने आपको बताए, तीनों एक साथ बोलो। रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। दोबारा, रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। 3 नियम। हिंदी की एक छोटी सी कहावत, हिंदी की एक सामान्य सी कहावत, और तीनों नियम एक साथ याद हो जाते हैं। हिंदी में एक बहुत सामान्य सी कहावत है और उससे तीनों नियम एक साथ याद होते हैं। कैसे? हिंदी में कहावत है, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। 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 तो मैं ये कह सकता हूं, आधा रे लिखने का एकमात्र ये तरीका, ये हमेशा छत पर जाकर बैठता है। इसके अलावा आप अन्य किसी भी प्रकार से आधा रे नहीं लिख सकते। आधा रे हमेशा छत पर जाकर ही बैठता है। आधा रे लिखने का एकमात्र ये तरीका, इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से आधा रे नहीं लिखा जा सकता। आज तक आपने कभी भी कहीं भी किसी भी पुस्तक में किसी भी शब्द की शुरुआत आधे रे से नहीं देखी होगी। क्या कहा है, समझ में आया? मैंने लिखा स्वर, शब्द की शुरुआत आधे से। मैंने लिखा क्या, शब्द की शुरुआत आधे कैसे। क्या कभी किसी शब्द की शुरुआत आधे रे से देखिए कि शुरू में ही छत पर बैठा था? नहीं। अरे जब तक छत बनेगी नहीं बैठेंगे कहां। किसी भी शब्द की शुरुआत कभी भी आधे रे से नहीं होती है, याद रखना। ठीक है। अब यहां से जब ऑब्जेक्टिव पेपर हो वहां प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, तो आधे रे से शब्द की शुरुआत नहीं होती, सब जानते हैं। और जब ऑप्शन में आधा रे नहीं आता तो उत्क्षिप्त वर्ण से भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अभी मैंने आपको नियम बताए थे। नियम नंबर 1, यदि शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती, मतलब वो उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते। आधे रे से भी शब्द की शुरुआत नहीं होती और उत्क्षिप्त वर्ण से भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो मैंने आपको 3 नियम बताए। रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। रे से पहले व्यंजन वर्ण मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण ऊपर, और टे वर्ग में कहां लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। अब ये उदाहरण हमारे सामने है। मैंने आपको बताया, हिंदी में कहावत है, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा, यानी आधा रे लिखने का एकमात्र तरीका कि वह छत पर जाकर बैठेगा। अब ये उदाहरण हमारे सामने आता है, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद, तब हमें ये याद नहीं रहता डे आधा है कि रे आधा है, डे आधा है कि रे आधा है। और मैंने आपको बताया आधा रे लिखने का एकमात्र तरीका छत पर। तो यहाँ रे तो पूरा है, डे आधा है, और इसका विच्छेद जब हम करते हैं तो फिर ये होता है सट प्लस राग। टे का डे बनता है, टे आधा है तो डे भी आधा आता है, और रे पूरा है। ये जो आ की मात्रा है ये रे में है, डे में नहीं है, सट राग। ठीक है, तो याद रखना। तो एक बहुत सामान्य सी कहावत याद रखनी है, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा।
अब ये शब्द हमारे काम आएंगे। तो पहला नियम मैंने आपको बताया, रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, और व्यंजन वर्ण रे से पहले कोई व्यंजन वर्ण होता है तो उसके नीचे लिखा जाता है। ये सब उदाहरण है। प्रभात, प्रेम, क्रम, ब्रह्म, भ्रष्ट, भ्राता, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। अब ये जो रे है सब में, ये रे पूरा होता है कैसे? मैंने बोर्ड पर दो शब्द लिखे। मैंने सामान्य सी बात आपको बताई थी, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। तो ये पैरों में पड़ा है तो ये तो पूरा है, और ये सिर पर चढ़ा है ये अधूरा है। इस शब्द को आप खोलेंगे, आधे वर्ण के तुरंत बाद व्यंजन आता है और पूर्ण वर्ण के तुरंत बाद स्वर आता है। याद रखना, स्वर से ही व्यंजन पूरे होते हैं, हमेशा स्वर से ही व्यंजन पूरे होते हैं। देखो रे के बाद मैं आया है जो कि व्यंजन है, इसलिए रे याद है। यदि रे के बाद कोई स्वर होता तो रे पूरा होता। इसको आप खोलते, यहाँ रे के बाद स्वर आएगा, ठीक है, और मैं पूरा है तो मैं के बाद स्वर आएगा। स्वर से ही व्यंजन पूरे होते हैं। अब कै व्यंजन है और इसके बाद भी व्यंजन ही आया है, इसलिए क्या याद है, रे पूरा है क्योंकि रे के बाद स्वर आया है। तो याद रखना, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा, ठीक है। अब ये हमारा नीम खोदने का काम यहाँ पर समाप्त हो जाया करता है, ठीक है। अब तक हमने नीम खोदी, 52 वर्णों की चर्चा की। अब हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नीम खोदने का काम मैं आपको फिर बता दूं। आपको 11 स्वर याद रखने हैं, उनकी 10 मात्राएं याद रखनी है। ह्रस्व स्वर कौन से ये याद रखना है, दीर्घ स्वर कौन से ये याद रखना है। स्पर्श व्यंजन 25 आपको याद रखने हैं, क्रम से याद रखने हैं, और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण याद रखना है कि के का अंतिम वर्ण क्या है, चे का अंतिम वर्ण क्या है, टे का अंतिम वर्ण क्या है। अंतस्थ कौन से हैं ये याद रखने हैं, ऊष्म कौन से हैं ये याद रखने हैं, संयुक्त वर्ण किन किन के योग से मिलकर बने हुए हैं ये याद रखने हैं। लिखते समय उत्क्षिप्त वर्ण का कहाँ प्रयोग होता है कहाँ नहीं होता ये याद रखना है, और रे आधा और पूरा कैसे लिखा जाता है ये आपको याद रखना है। तो नीम खोदने का काम हमारा समाप्त होता है। अगली क्लास से हम सिलेबस शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।